नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस में बात करे थे संसदीय समितियां, और संसदीय समितियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्या है स्थायी समितियों के बारे में विस्तृत बातचीत कर ली थी। आज बात करेंगे अस्थायी समितियां। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा संसदीय समितियां। और संसदीय समितियों में भी विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं कौन सी समितियां आएगी? अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों में अगर अपन बात करना चाहे तो इनमें दो प्रकार की है स्थायी समितियां भी। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक आएगी परवर ऑब्लिक संयुक्त परवर समिति। कौन सी आएगी? संयुक्त परवर समिति आएगी। क्या आएगी? संयुक्त परवर समिति आएगी। और अगर अपन बात करें दूसरी कौन सी समिति आएगी? संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति की बात की जाएगी। संयुक्त संसदीय समिति। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें परवर समिति क्या होती है, तो परवर समिति या संयुक्त परवर समिति की अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है? एक अस्थायी समिति होती है। क्या होती है? अस्थायी समिति होती है। और ये किसी विधेयक से संबंधित पेश की जाती है। किससे संबंधित पेश की जाती है? किसी विधेयक से संबंधित होती है। वैसे विद्यार्थियों अगर अपन बात करें इसकी परवर समिति की, तो परवर समिति के सदस्यों के लिए कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है कि इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जब परवर समिति एक परवर समिति है तो वो किसी भी सदन द्वारा बनाई गई समिति है। और यदि दोनों सदनों द्वारा बनाई गई समिति है तो वो संयुक्त परवर समिति कहलाएगी। एक सदन द्वारा निर्मित समिति तो क्या है? एक सदन द्वारा निर्मित समिति। एक सदन द्वारा निर्मित जो समिति होती है वो तो विद्यार्थियों कहलाती है कौन सी? परवर समिति। और दोनों सदनों द्वारा जो समिति निर्मित होती है वो क्या कहलाती है? संयुक्त परवर समिति। यानी दोनों सदनों द्वारा नियुक्त या निर्मित समिति की बात करें तो दोनों सदन मिलकर कोई भी समिति का निर्माण करते हैं तो वो होती है कौन सी? संयुक्त परवर समिति। और एक सदन द्वारा निर्मित समिति को कहते हैं परवर समिति, और इसे कहते हैं क्या? संयुक्त समिति। किसकी बात हो रही है? संयुक्त समिति की बात हो रही है। अगर अपन बात करें परवर समिति संयुक्त समिति में वैसे सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, परंतु अगर बात करें संयुक्त परवर समिति की तो इसमें 2:1 का रेशियो रहता है लोकसभा और राज्यसभा का। ये जो संयुक्त परवर समिति है ना, इसमें रहता है 2:1 सदस्य। यानी 2:1 सदस्य, यानी दो में क्या आएगा? लोकसभा और एक में क्या रहेगा? राज्यसभा।
यानी यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा का एक सदस्य हो तो लोकसभा के कितने होने चाहिए? 2, यानी 2 गुने सदस्य होने चाहिए। ऐसा प्रावधान है, वो किसमें है? केवल संयुक्त समिति में, क्योंकि संयुक्त समिति दोनों सदन मिलकर ही इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये हो गई पर्वत समिति या संयुक्त पर्वत समिति। अब बात करते हैं संयुक्त संसदीय समिति की। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? संयुक्त संसदीय समिति। अब संयुक्त संसदीय समिति का अगर अपन कार्य की बात करें तो विशेष प्रकार के घोटालों की जांच के लिए जो समिति नियुक्त की जाती है या गठन किया जाता है वो कौन सी होती है? संयुक्त संसदीय समिति होती है। तो इसका कार्य क्या है? विशेष प्रकार के घोटालों की जांच करना, यानी विशेष प्रकार के घोटाले होते हैं उनकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। तो संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों किया जाता है? इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विशेष प्रकार के घोटालों की जांच करने के लिए किया जाता है। अब संयुक्त विशेष जो संसदीय समिति होती है उसकी भी अगर अपन बात करें तो इसकी भी कोई निश्चित सदस्य संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती है? निश्चित सदस्य संख्या नहीं होती है। इनकी भी क्या नहीं होती है? निश्चित सदस्य संख्या नहीं होती है। इनका रेशियो भी क्या होता है? जैसे ये है लोकसभा और ये अनुपात है राज्यसभा, और इनमें भी सदस्यों का अनुपात रहेगा 2:1। ये जो संयुक्त पर्वत समिति का अनुपात था वही अनुपात किसमें रहने वाला है विद्यार्थियों? संयुक्त संसदीय समिति में रहने वाला है। अब क्या होता है? प्रथम सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है तथा द्वितीय सदन भी क्या दे देता है? स्वीकृति। तो कौन सी समिति का गठन हो जाता है? हाँ जी, ध्यान देना। प्रथम सदन में प्रस्ताव पेश करने के बाद द्वितीय सदन भी स्वीकृति देता है। तो किसका गठन हो जाता है? संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है? प्रथम सदन में प्रस्ताव पेश किया गया और द्वितीय सदन ने भी क्या दे दी है? स्वीकृति दे दी गई है। तो किसका गठन हो जाएगा? संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो जाएगा। अब देखो, भारत में सबसे पहले संयुक्त संसदीय जो समिति है उसका गठन 1987 में किया गया था बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए। बात करेंगे विद्यार्थियों, भारत में सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय
समिति का गठन। तो संयुक्त संसदीय समिति का भारत में सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय समिति का जो अगर अपन गठन की बात करें तो वो गठन हुआ था 1987 में। 1987 में मामला क्या था? बोफोर्स घोटाले की जांच। बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए भारत में सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। अंतिम बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन 2011 में किया गया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए। भारत में अंतिम बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन। संयुक्त संसदीय समिति के अगर अपन गठन की बात करें विद्यार्थियों तो इसका जो गठन था ये किया गया था। अंतिम बार की बात करें तो 2011 में इसका गठन किया गया था। कौन से मामले में? घोटाला कौन सा था? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए। घोटाले की जांच के लिए इस समिति का अंतिम बार भारत में क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसी के साथ ही अपना ये संसदीय समितियां हो गई है। संसद का जो टॉपिक था वो अपना पूर्ण हो गया है। अब आज बात करेंगे अपने सर्वोच्च न्यायालय कह दो, चाहे सुप्रीम कोर्ट कह दो, चाहे उच्चतम न्यायालय कह दो। तो विद्यार्थी देखो एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बात कर रहे हैं विद्यार्थियों अपन संसदीय समितियों की बात कर रहे हैं। देखो संसदीय समितियों को दो भागों में बांटा गया था, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। स्थायी समितियों के भी दो प्रकार थे, एक वित्तीय समिति और एक विभागीय समितियां। अब अस्थायी समितियों के भी कितने भाग है विद्यार्थियों? दो है। एक परवर या संयुक्त परवर समिति और दूसरी है संयुक्त संसदीय समिति। परवर एक अस्थायी समिति होती है। क्या होती है? अस्थायी समिति होती है किसी विधेयक से संबंधित समिति है। यदि एक सदन में परवर समिति निर्मित की जाती है या निर्माण किया जाता है तो उसकी अगर अपन बात करें तो वो क्या कहलाती है? परवर समिति। यानी दोनों सदनों ने किसी समिति को नियुक्त किया है तो वो क्या कहलाएगी? संयुक्त परवर समिति। क्या कहलाएगी? संयुक्त परवर समिति। संयुक्त परवर समिति। अब देखो इस परवर संयुक्त परवर समिति हो चाहे समिति हो, इनमें सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, परंतु जैसे ही संयुक्त परवर समिति बनती है तो इनमें लोकसभा अनुपात राज्यसभा 2:1 का रेशियो रहता है। इसमें इधर बात करते हैं संयुक्त संसदीय समिति और इसका जो गठन है, गठन या इसका उद्देश्य है तो विशेष प्रकार के घोटालों की क्या करना? जांच करना। इसके अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त संसदीय समिति का मुख्य उद्देश्य विशेष प्रकार के घोटालों की क्या करना विद्यार्थियों? जांच करना। निश्चित सदस्य संख्या इसकी भी नहीं होती है और इसमें भी लोकसभा अनुपात राज्यसभा का अनुपात रहता है 2:1 का रेशियो रहता है। 2:1 का रेशियो रहता है। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहिए विद्यार्थियों तो प्रथम अगर अपन करें प्रथम सदन में कि अगर अपन बात करना है प्रथम सदन में प्रस्ताव पेश करने के बाद
द्वितीय सदन में क्या दे दी जाती है? स्वीकृति। इसका गठन कैसे होता है? प्रथम सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके तुरंत बाद यदि द्वितीय सदन क्या दे देता है? स्वीकृति दे देता है, तो तुरंत संयुक्त संसदीय समिति का क्या हो जाता है? गठन। वैसे ये संयुक्त संसदीय समिति हर प्रकार के मामले की जांच नहीं करती है। जो मेजर मामले होते हैं, क्रिटिकल मामले होते हैं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े मुद्दों की जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1987 में बॉफोर्स घोटाले की जांच के लिए किया गया था और भारत में अंतिम बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए किया गया था। अब बात करेंगे विद्यार्थियों पर नेक्स्ट, अब बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। किसकी बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, इसकी बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? सर्वोच्च न्यायालय कह दो, चाहे इसे उच्चतम न्यायालय कह दो। बात ये है, चाहे इसे क्या कह दो? सुप्रीम कोर्ट कह दो। अब देखो, इस सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किस प्रकार से क्या होता है, इनका घटनाक्रम क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और ये एक्ट आता है कभी 1773 ईस्वी। ये ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम लिखित कानून माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? हाँ, ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम लिखित कानून माना जाता है। प्रथम लिखित क्या माना जाता है विद्यार्थियों? कानून। तो अगर पूछे भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम लिखित कानून कौन सा था, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान किया गया। क्या किया गया? प्रावधान किया गया। अब वो क्या किया गया था, इसकी भी बात करेंगे। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ये एक संवैधानिक सुधार था। ये क्यों लागू किया गया था? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट एक सुधार अधिनियम पारित किया था, जो भारतीयों का प्रथम लिखित कानून के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में क्या था भाई, कंपनी यदि भारत में कार्य कर रही है तो कंपनी का कोई कर्मचारी अपना निजी व्यवसाय नहीं कर सकता। कंपनी पर नियंत्रण के लिए ही इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब एक प्रावधान था कि भारत में एक अपेक्ष न्यायालय बनाया जाएगा। ये प्रावधान था। अपेक्ष न्यायालय बनाया जाएगा किसमें? भारत में। भारत में क्या बनाया जाएगा? अपेक्ष न्यायालय बनाया जाएगा। अब ये देखो, अपेक्ष न्यायालय क्या है?
इसकी बात करेंगे। अपेक्ष न्यायालय की स्थापना। अब इसमें प्रावधान तो था 1773 के कानून में कि अपेक्ष न्यायालय बनाया जाएगा। अब ये अपेक्ष न्यायालय कब बनाया गया? इस न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। इसकी क्या होती है? स्थापना होती है अपेक्ष न्यायालय की। और ये जो अपेक्ष न्यायालय था, इस अपेक्ष न्यायालय कौन से स्थान पर स्थापित किया? अगर स्थान की बात करें तो वह कलकत्ता। कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में क्या स्थापित किया गया? अपेक्ष न्यायालय स्थापित किया गया। और इसी अपेक्ष न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा एम्पे। देखो, कोलकाता में कोलकाता में अपेक्ष न्यायालय की स्थापना किए जाने का मुख्य उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो उद्देश्य ये था क्योंकि उस समय भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता ही थी। भारत की राजधानी कौन सी थी उस समय? कोलकाता ही थी। और कोलकाता से नई दिल्ली भारत की जो राजधानी स्थानांतरित हुई है विद्यार्थियों, वो 1911-12 में स्थानांतरित हुई थी। और उस समय जॉर्ज पंचम थे ब्रिटिश सम्राट। तो आप ध्यान देना, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब की गई? 1911-12 में, याद रख लेना। और अपेक्ष न्यायालय की स्थापना आपसे पूछे कोलकाता में क्यों की गई थी? क्योंकि कोलकाता उस समय भारत की क्या थी? राजधानी थी। कोलकाता क्या थी? भारत की राजधानी थी। अब आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद में ध्यान देना, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक आता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में लगभग 75% जो अनुच्छेद है 1935 के अधिनियम से लिया गया। इस 1935 के अधिनियम में क्या था विद्यार्थियों? प्रावधान था। इस अधिनियम में क्या था? एक प्रावधान था। और वो प्रावधान क्या था कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। ये प्रावधान किसमें था? 1935 के अधिनियम में था। कौन से अधिनियम में था? 1935 के अधिनियम में क्या था कि भारत में संघीय न्यायालय की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। तो प्रावधान तो था, परंतु भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? भारत में संघीय न्यायालय की बात कह दो, चाहे फेडरल कोर्ट भी कह सकते हैं, की स्थापना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की अगर अपन बात करना चाहे तो वो स्थापना होती है कब विद्यार्थियों? 1 अक्टूबर 1950 होती है क्या? नहीं। कब होती है? 1 अक्टूबर 1937 में होती है। क्योंकि 35 के अधिनियम में प्रावधान है, और प्रावधान है तो जल्दी बनेगा, 50 का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम प्रावधान था कि भारतीय संघीय न्यायालय की क्या की जाएगी? स्थापना। और ये स्थापना कब की गई? 1
अक्टूबर 1937 में इसकी क्या की गई विद्यार्थियों? स्थापना की गई। अब स्थापना की गई तो कौन से स्थान पर की गई? स्थान की बात करें तो स्थान है दिल्ली। यानी अपन कह सकते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है विद्यार्थियों? दिल्ली में की गई है। और इसके अगर अपन बात करें, इसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन बना? मुख्य न्यायाधीश के नाम की बात करें तो वो कौन था? सर मॉरिस गवियर। सर मॉरिस गवियर ये क्या बनता है? संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इसी संघीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने थे? कुल न्यायाधीश की बात करें तो विद्यार्थियों कुल न्यायाधीश थे 7, जिनमें क्या थे? 6 + 1 बराबर कितने होते हैं? 7। जिनमें 7 थे, 6 तो क्या थे? अन्य न्यायाधीश, और 1 क्या था? मुख्य न्यायाधीश। विद्यार्थियों ये जो 7 न्यायाधीश थे, इनमें 2 भारतीय न्यायाधीशों को भी सम्मिलित किया गया था। एक का नाम था MS सुल्तान और एक का नाम था जैकब। यानी ये जो संघीय न्यायालय था, इसमें भारत के 2 न्यायाधीश थे। किसकी बात हो रही है? संघीय न्यायालय में भारत के 2 न्यायाधीश। संघीय न्यायालय में भारत के 2 न्यायाधीश कौन से थे विद्यार्थियों? MS सुल्तान और जैकब। संघीय न्यायालय ये एक प्रकार से अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। क्या नहीं था? संघीय न्यायालय, हाँ, यानी इसने जो फैसला दे दिया, इसके बाद इसकी अपील करनी पड़ती थी प्रीवी काउंसिल में। और ये कहाँ था? ब्रिटेन में था, लंदन में प्रीवी काउंसिल। वहाँ पर इसकी अपील की जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट में केस करता है, कोर्ट ने उसके विरुद्ध फैसला दे दिया तो वो उसकी अपील करता हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने विपरीत फैसला दे दिया तो उसकी अपील कहाँ करता है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी जजमेंट दे दिया वो अंतिम रूप से क्या होता है? मान्य होता है। तो अंतिम रूप से जिसका मान्य हो जाता है वही होता है क्या? अंतिम अपीलीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय एक प्रकार का अंतिम संघीय न्यायालय एक प्रकार का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। कौन है? संघीय न्यायालय। इसके विरुद्ध यानी संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी। तो उस समय भारत में जो अंतिम अपीलीय न्यायालय था वो कौन माना जाता था? प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल ये कहाँ था? इंग्लैंड में। या अपन कह सकते हैं प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन में।
इसका फैसला, यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मुकदमा चल रहा है, संघीय न्यायालय में हार गया, तो हर एक व्यक्ति को ये रहता है कि हम इस केस में बरी हो या इस केस को जीते, तो आगे से आगे क्या करता है, वो अपील करता है, और अंतिम अपील होती थी प्रिवी काउंसिल। ठीक है, अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। इसकी बात आएगी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो विद्यार्थियों, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसका, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर बात करें अपने कि इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन बनता है संविधान के भाग 5 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो 124 से 147 तक ये जो प्रावधान है वो किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, प्रावधान। किसका प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अब देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन कब हुआ। पहले बात तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थान की बात करें तो विद्यार्थियों स्थान कौन सा रहेगा, दिल्ली में रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन होता है 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है, उद्घाटन होता है, और इस समय इसका मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है, हीरालाल जे कानिया। कौन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल जे कानिया। कौन है विद्यार्थियों, हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के क्या बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस समय मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी उसकी बात करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सही थे, यानी अपन कह सकते हैं कि कुल न्यायाधीश, तो विद्यार्थियों कुल न्यायाधीश की बात करें तो कुल न्यायाधीश थे 8। कितने थे, 8। 7 तो अन्य थे और एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश। इसमें क्या थे, 7 + 1 बराबर कितने होते हैं, 8। तो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8। 7 तो क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे, और एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। एक क्या था विद्यार्थियों, मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसे कुल मिलाकर कितनी थी न्यायाधीशों की संख्या,
8 थी प्रारंभ में। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। क्या पूछा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया। कौन था विद्यार्थियों? हीरालाल जेकानिया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 124 से 47 तक की इसमें बातचीत हो रही है विद्यार्थियों। तो अगर अपन बात करना चाहिए अब बात करेंगे अनुच्छेद 124 में क्या है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इसके अलावा इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इनके जो न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं, नियुक्ति है, शपथ है और कार्यकाल, ये सारी बातें कौन से अनुच्छेद में है? 124 में। पहली लाइन तो क्या बनेगी 124 की कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में क्या आ जाएगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। चलो ठीक है, आगे ध्यान देना। अनुच्छेद 124 में क्या लिखा हुआ है? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इसके अलावा क्या क्या बात लिखी हुई है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं, इसके अलावा शपथ, इसके अलावा नियुक्ति और इसके अलावा न्यायाधीशों का कार्यकाल, ये सारी जानकारी किस में मिलती है? आर्टिकल 124 में मिलती है। किस में मिलती है? आर्टिकल 124 में मिलती है। आर्टिकल 124। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहिए तो आर्टिकल अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 क्या कहता है विद्यार्थियों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के बारे में इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते संबंधित जानकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित जानकारी किस में मिलती है? आर्टिकल 125 में मिलती है। इसके अलावा आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 और 126 क्या कहता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो, तो उसके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ये जानकारी है विद्यार्थियों। और आज की अगर अपन बात करें तो हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित बातचीत करेंगे।